नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी के अमेठी दौरे की, यूपी में एक और एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की, जानेंगे यूपी चुनावों में कैसे आई सीबीआई और ईडी, बीजेपी से क्यों खफा हुई निषाद पार्टी, बात करेंगे गोवा में कांग्रेस के नेतृत्व में तैयार होते महागठबंधन की, पंजाब में किसानों की नई पार्टी की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में कांग्रेस की मैराथन रैली, कल रायबरेली जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जनता को करेंगी संबोधित। गोवा में कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी टीएमसी, कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव का दावा, कांग्रेस नेताओं को टिकट के साथ 20 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है टीएमसी। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने को दिए संकेत, झांसी में कहा कि शादी चलानी है तो मियां बीबी दोनों का राजी होना जरूरी। केएल राहुल होंगे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के उपकप्तान, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहले रोहित शर्मा को चुना गया था उपकप्तान, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में सभी दल अपने गढ़ को मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस की ओर से अभी तक यूपी में चुनाव प्रचार की कमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी, लेकिन आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी इसमें एंट्री हो गई। राहुल आज गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनावों के चलते सभी पार्टियों के दौरों की रफ्तार तेज हो गई है। उसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां पर कांग्रेस हमेशा मजबूत स्थिति में रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और अब राहुल गांधी पूरे 2 साल बाद चुनाव प्रचार करने अमेठी पहुंचे। अमेठी को राहुल गांधी ने अपना घर बताया। राहुल गांधी ने इस दौरान हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो शांति का माहौल खराब करता है वो हिंदुत्ववादी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमेठी की जनता से कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका ने कहा लखनऊ चलो। मैंने कहा लखनऊ जाने से पहले घर जाना चाहता हूँ, पहले घर में परिवार से बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि साल 2004 में यहाँ से मैंने पहला चुनाव लड़ा और आपने बहुत सिखाया, आपने रास्ता दिखाया, मेरे साथ चले, इसके लिए धन्यवाद। वहीं सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज की हालत दिख रही है, मेरे 2 सवाल हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इन सवालों का जवाब न मुख्यमंत्री देते हैं न प्रधानमंत्री। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं बता सकते कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, इतनी तेजी से महंगाई क्यों बढ़ रही है। इस देश के छोटे व्यापार वाले रोजगार देते हैं, लेकिन इनके लिए भी मोदी ने मुश्किल बढ़ा दी है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के समय कोई सहायता नहीं दी गई। इस वजह से छोटे व्यापार बंद हो गए हैं। उनका व्यापार 2-3 पूंजीपति मित्रों को ही दे दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कृषि कानून के अलावा मित्रों की सरकार होने का भी आरोप लगाया और इसके साथ ही चीन की घुसपैठ का जिक्र करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी यूपी के अमेठी में थे तो पीएम मोदी भी आज यूपी में ही थे। 1 महीने पहले पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तो आज गंगा एक्सप्रेसवे का उन्होंने शिलान्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। पीएम एक्सप्रेसवे के सहारे यूपी में सरकार बचाने की कोशिश करते भी दिखे। तो क्या कहा पीएम मोदी ने, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास का रास्ता निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा, माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। माँ गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ा हर लेती हैं। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। आज शाहजहांपुर में ऐतिहासिक अवसर है। आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। करीब 600 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी को 5 वरदान दिए हैं। पहला वरदान, लोगों के समय की बचत। दूसरा वरदान, लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी। तीसरा वरदान, यूपी के संसाधनों का सही उपयोग। चौथा वरदान, यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि।
और पांचवा वरदान, यूपी में चौतरफा समृद्धि। यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। इसके अलावा पीएम ने विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ऐसी योजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थीं ताकि वो लोग अपने तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसीलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। यूपी चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ही प्रचार की दौड़ में आगे नहीं है, बल्कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी सभी को पीछे छोड़ती दिख रही है। अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनके करीबी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर सपा चीफ ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। सपा पार्टी नेताओं और करीबियों के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग के छापेमारी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को हार सताएगी तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। अभी इनकम टैक्स विभाग आया है और फिर ईडी और सीबीआई आएगी। अब इनकम टैक्स विभाग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया। भाजपा के पास कोई नया रास्ता नहीं है। यानी सपा अध्यक्ष ने इस छापेमारी को पूरी तरह से बीजेपी की साजिश करार दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने पर्सनल सेक्रेटरी जैनेंद्र यादव समेत कई नेताओं के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी पर गहरी नाराजगी जताई है। सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता राजीव राय के यहां की गई छापेमारी पर कहा कि चुनाव को देखते हुए सब किया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न निकालने के समय क्यों नहीं देखा गया? पार्टी और नेता इससे डरने वाले नहीं हैं और षड्यंत्र से साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है। इस सरकार ने जनता को परेशान किया है, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी का खात्मा करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजीव राय दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी आरोप लगा चुकी है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए आईटी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले एसपी नेताओं के घरों पर आयकर के छापे के बाद एसपी ने इस मामले में राज्य और केंद्र को घेरना शुरू कर दिया है। यानी अब चुनावों से पहले एक और घमासान शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी को बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दा मिल चुका है। अभी ईडी और सीबीआई भी आएंगी। अखिलेश का दावा है कि ये सभी हथकंडे बीजेपी ने बंगाल में भी आजमाए थे। जो बंगाल में हुआ वो यूपी में भी होगा, यानी यहाँ भी बीजेपी को हार मिलेगी। इसके संकेत बीजेपी गठबंधन में पड़ी फूट से मिलने भी लगे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले से नाराज थी और अब निषाद पार्टी भी नाराज हो गई है। तो क्यों नाराज हुई निषाद पार्टी, देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे का आगाज रमाबाई मैदान में आयोजित निषाद पार्टी की विशाल रैली से हुआ था। इस रैली में निषाद समाज के लोग भारी संख्या में आए हुए थे। रैली के दौरान निषाद समाज के लिए आरक्षण की घोषणा भी होने वाली थी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसके कारण निषाद समाज के लोगों में नाराजगी दिखाई दी। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इसको लेकर नाराजगी जताई है और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अमित शाह की रैली में आरक्षण को लेकर कोई ठोस ऐलान न होने से निषाद समाज के लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला। निषाद पार्टी के समर्थक भाजपा को वोट न देने की बात कहते हुए दिखाई दिए। वहीं संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि अगर भाजपा को निषाद समाज का वोट चाहिए, उन्हें इस समाज के लोगों का ख्याल भी रखना होगा। पत्र में निषाद पार्टी प्रमुख ने लिखा, गृह मंत्री ने कहा कि सरकार बनने पर हमारे मुद्दों का समाधान होगा, लेकिन कुछ मुद्दों का सरकार बनने से पहले हल निकलेगा तो इसका विशेष फायदा निषादों को होगा। ये मुद्दा आरक्षण का है। रैली में मुझ पर भरोसा जताते हुए मेरे कार्यकर्ता आए थे। मैंने भी कहा था कि बीजेपी हमारे मुद्दों की वकालत करती आई है। अमित शाह को कुछ न कुछ इस पर बोलना चाहिए था। अब अमित शाह से निषादों की इस नाराजगी के बाद बीजेपी और निषाद पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के अधिकांश नेता आरक्षण के मुद्दे पर समझौते को तैयार नहीं है, भले ही इसके लिए उन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन ही क्यों नहीं तोड़ना पड़े। बता दें कि आरक्षण के मुद्दे के चलते ही सुबह सपा अध्यक्ष राजभर भी बीजेपी से अलग हुए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो अब देखना होगा कि निषाद कोई बड़ा फैसला लेते हैं या बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब हो पाती है।
यूपी में बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो गोवा में कांग्रेस का गठबंधन तेजी से मजबूत होता दिख रहा है। शिवसेना और एनसीपी ने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत पहले ही दे दिए थे। अब गोवा की एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है। गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन ये राज्य इस बार तमाम राजनीतिक दलों की प्रयोगशाला बन गया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, दोनों गोवा का राजनीतिक इतिहास बदलने का दावा कर रही हैं, क्योंकि गोवा की सत्ता पर लंबे समय से कांग्रेस तो कभी बीजेपी का ही शासन रहा है और इस बार आप और टीएमसी इस परंपरा को बदलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन राज्य में आप और टीएमसी अभी भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो पूरे राज्य में मजबूती से मुकाबला कर सकें। फिलहाल पिछले 10 सालों से गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बरकरार रखना मुश्किल दिखाई दे रहा है। चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान वैसे तो कई दलों ने कर रखा है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए गोवा में महागठबंधन तैयार करने की कोशिश में जुट गई है। महागठबंधन बनाने की एक कोशिश टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने भी की थी। ममता पहले गोवा पहुंची, जहां उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन की कोशिश की और फिर मुंबई में एनसीपी और शिवसेना की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सभी ने टीएमसी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। शिवसेना ने तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए। एनसीपी गोवा में पहले से ही कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रही है और अब गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने भी जीएफपी के साथ गठबंधन की बात कंफर्म करते हुए कहा कि गोवा में इस बार कांग्रेस और जीएफपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही सीटों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। दोनों पार्टियों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई की अगुवाई वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 2017 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा था और पार्टी को तीनों सीटों से जीत भी मिली थी, लेकिन चुनावों के बाद वो बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई थी और उसने अपने 3 विधायकों के लिए 3 मंत्री पद भी पक्के करा लिए थे। बाद में राज्य के सीएम प्रमोद सावंत के साथ मतभेद के चलते जीएफपी गठबंधन से अलग हो गई। 2017 में चुनावों के बाद अगर जीएफपी कांग्रेस के साथ आ जाती तो गोवा में सरकार बीजेपी की जगह कांग्रेस की बनती, लेकिन 2017 में हुई गलती को अब दोनों ही दल 2022 में सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी अगर 2017 में कांग्रेस का साथ दे जाती तो कांग्रेस की राज्य में 5 साल पहले ही सरकार बन जाती। अब ये गठबंधन 2022 में सरकार बनाने की चुनौती पेश करने की तैयारी में है। चुनावों की तैयारियां इस बार दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने भी शुरू कर दी हैं। किसान इस बार किसी दल को समर्थन देने नहीं बल्कि अपने लिए समर्थन मांगने की तैयारी में है। आज किसानों की एक पार्टी का भी ऐलान हो गया है। तो क्या है किसानों के दल का नाम, देखिए ये रिपोर्ट। 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहकर किसानों ने मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करवाने के साथ अपनी दूसरी मांगों को भी सरकार से पूरा करवा लिया और अब किसानों ने खुद राजनीति के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा भी कर दी। चंडीगढ़ में शनिवार को उन्होंने इसका ऐलान किया। पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा गया। अब चढ़ूनी इसके बैनर तले पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चढ़ूनी ने पदाधिकारियों की घोषणा भी की। वे समाज के गरीब तबके के लिए काम करेंगे। चढ़ूनी ने बताया कि उनका मुख्य मकसद नशाखोरी को खत्म करना होगा। जाति धर्म की राजनीति नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति प्रदूषित हो गई है, इसे बदलने की जरूरत है। पूंजीवादी को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माताओं पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं। आम आदमी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया, इसीलिए हम अपनी नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। चढ़ूनी ने कहा कि हमारा मकसद अमीर होना नहीं है। भाजपा 5 प्रदेशों में चुनाव जीतती है तो भाजपा बिल वापस लाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। फिर वापस लाएगी तो किसान लड़ने के लिए तैयार हैं। पंजाब में हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं है। 117 सीटों पर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उनका कहना है कि जब भविष्य में हरियाणा में चुनावों की बारी आएगी तब वो इस पर भी विचार रखेंगे। चढ़ूनी ने कहा कि उनकी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो किसान होगा। चढ़ूनी ने कहा कि 32 किसान संगठनों में से 9 जत्थेबंदियां अलग हुई हैं, वे तटस्थ रहेंगे। उनकी पार्टी का रजिस्टर्ड होना शेष है। हालांकि चुनाव चिन्ह अभी नहीं मिला है। खैर, किसानों को जीत मिलेगी या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन किसानों के मैदान में उतरने से सभी समीकरण जरूर बिगड़ गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की।
साल के आखिरी महीने में लोगों को महंगाई का धक्का लगा है। जहां एक तरफ रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस वृद्धि के बाद न सिर्फ सफर करना महंगा हुआ है बल्कि घर में खाना पकाना भी भारी पड़ने वाला है। मोदी सरकार के राज में भले ही विकास नहीं हुआ हो, लेकिन बढ़ती महंगाई का रिकॉर्ड जरूर कायम हो गया है। सब्जियों से लेकर खाद्य सामग्री की कीमतों ने लोगों का दम निकाल दिया है। वहीं अब तो पेट्रोल डीजल की तरह सीएनजी पीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ने लगे हैं, जिससे सफर करना बहुत महंगा साबित हो रहा है। देश में एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं, वहीं पीएनजी की कीमत 1.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ी है। मुंबई में सीएनजी की कीमत बढ़कर अब 63 रुपए 50 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं पीएनजी की कीमत 38 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। मुंबई के अलावा लखनऊ, उन्नाव और आगरा में भी सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कहा गया है कि गैस के खरीद मूल्य में वृद्धि की वजह से पीएनजी और सीएनजी के इजाफे का फैसला लिया गया। वहीं बढ़ोतरी के बाद लखनऊ, उन्नाव और आगरा में सीएनजी की नई कीमत 72 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। अयोध्या में ये 72 रुपए 95 पैसे प्रति किलो हो गई है। अभी तक सीएनजी का मूल्य 70 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम था। लखनऊ और आगरा में पीएनजी की कीमत 1 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़कर 38 रुपए 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। यूपी मुंबई से पहले दिल्ली वालों को भी महंगाई का धक्का लगा था। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 4 दिसंबर को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी की कीमत बढ़ाई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 53 रुपए 4 पैसे प्रति किलो हो गई थी। अब देश के ज्यादातर राज्यों में गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कब मिलेगी महंगाई से राहत। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।